और अब बात वैक्सीन की मौजूदा स्थिति की। वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, कौन कौन सी वैक्सीन किस चरण में है, वैक्सीन बन जाने के बाद क्या फौरन आम लोगों को यह वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी, अगर हां तो कब हो पाएगा ये, नहीं तो विलंब कब तक होगा। इन सवालों के जवाब में क्या कहा डॉक्टर वी के पॉल ने, ये भी सुनिए। वास्तविक स्थिति जो है उसको एक दो तरह से मैं समराइज करता हूं। सबसे पहले लीजिए, विदेश से शुरू करते हैं। हम सुन रहे हैं कि 2 वैक्सीन है, फाइजर का है, मॉडर्ना का है। उनकी काफी हद तक काम पूरा हो गया है उसकी रिसर्च, और उसको वो फाइल करेंगे कि रेगुलेटर उनको अप्रूवल दे। एक तो ये अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का भी सुनते हैं कि काफी हद तक बड़ा है, कुछ उन्होंने इंटरिम फाइंडिंग्स बताई हैं, लेकिन वो भी अब रेगुलेटर के पास जाएगा। तो अगर इंटरनेशनल सिनेरियो लेते हैं तो अभी आज भी याद रहे कि कोई भी वैक्सीन आज लाइसेंस नहीं हुआ है। Please understand that we still have to go through the final scrutiny by the scientists through the regulatory system, which is the final frontier to be crossed. Whatever we may do about development, but finally it is for the regulator and the science experts to decide. Likewise, अगर हम देश में वापस आते हैं तो कम से कम जैसे इतनी प्रोग्रेस हुई है, उसमें 5 वैक्सीन है हमारे जो कि ह्यूमन ट्रायल्स में है, और उसमें से ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन वही है जो एस्ट्राजेनेका यूके में चल रहा है, और भी जगह पे उसका ट्रायल हो रहा है। उसकी तरक्की अच्छी चली हुई है। तो जैसे जैसे इनके फाइनल रिजल्ट्स आते हैं तो फिर वो हमारे रेगुलेटर को अप्रोच करेंगे और फिर फैसला होगा। दूसरा वैक्सीन हमारे देश का, जहां हैदराबाद में जाएंगे भी प्रधानमंत्री, वो भारत बायोटेक का है। उसमें अभी फेज 3 शुरू हुआ है कुछ ही दिन पहले, और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और उसके हमें पूरा वेट करना चाहिए उन चीजों को होने के लिए। और यही लगभग जो पोजीशन है वो कैडिला जाइडस वैक्सीन की है। और चौथा जो रशियन वैक्सीन है वो भी फेज 2 फेज 3 होता हुआ जाएगा। तो ये वास्तविक स्थिति है। इसका मतलब ये है कि आज कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है, और इतने ही 2-4 दिन में 10 में आना ऐसा भी नहीं है। थोड़ा पाथवे अभी आगे जाना पड़ेगा। इन डेवलपमेंट्स पे नजर रखिए। उम्मीद बहुत है, ऑप्टिमिज्म बहुत है, जैसा जैसा भी समझ आ रहा है, जो भी डेटा अवेलेबल बताया जा रहा है पब्लिक डोमेन में। लेकिन सच्चाई तब सामने आएगी, फैसला तब सामने आएगा जब साइंटिफिक स्क्रूटनी के बाद एक लाइसेंशियर मिलेगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो दिन भारत के वैक्सीन के लिए जल्दी आएगा और इंटरनेशनल वैक्सीन के लिए भी जल्दी आएगा। और अब एक और अहम सवाल यह है कि क्या वैक्सीन के हर चरण का के ट्रायल का सच क्या है, क्यों तीसरा चरण ही जरूरी है वैक्सीन के अप्रूवल के लिए, बाकी 2 चरणों में आखिर होता क्या है, और क्या इसके बाद भी कोई ट्रायल का चरण बच जाएगा। सुनिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल से। देश की जनता को पहले तो ये समझना चाहिए कि ये जो सब कुछ पब्लिक डोमेन में आता है, ये बिट्स एंड पीसेस में आता है, उसको भी सुनो, लेकिन जो ऑफिशियल तरीके से क्या हमारे साइंटिस्ट बताते हैं उसको और ज्यादा ध्यान से सुनिए। वैक्सीन बनाने में पहली फेज में सिर्फ हम डोजिंग और सेफ्टी देखते हैं, और थोड़े लोगों में ट्रायल होता है, 25, 30, 40 में होता है। फेज 2 में देखते हैं कि वो एंटीबॉडी बनते हैं जो कि प्रोटेक्ट करेंगे, कि वो आते भी हैं कि नहीं है। वो फेज 2 हो गई, लेकिन उसी से फैसला नहीं होता कि ये प्रोटेक्शन है कि नहीं है। अल्टीमेटली ये तो अंदर एक चेंज आई है। फेज 3 सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऑब्वियसली वो कंटिंजेंट है कि फेज 2 हो और 1 हो और उससे पहले लैब का काम हो, लेकिन जब फेज 3 में क्या किया जाता है कि हजारों की तादाद में ट्रायल किया जाता है, और उनमें से कुछ को दिया जाता है वैक्सीन, मानो आधों को, और आधों को वैक्सीन नहीं दिया जाता है, प्लेसिबो दिया जाता है। फिर उनको फॉलो करते हैं कि भाई इसको कोविड ज्यादा हुआ या कि दूसरों को कोविड ज्यादा हुआ। अगर हमारा वैक्सीन इफेक्टिव है तो वो दर्शाएगा कि उनमें कोविड होने की नंबर, मात्रा, प्रोपोर्शन जो है वो जिनको नहीं मिला उससे कम है, और काफी कम है। इसको हम एफिकेसी कहते हैं, कि ये एफिकेशियस कितना है कि कोविड को एक्चुअल लाइफ में बचा सके। वो फैसला फिर करता है कि हम क्या आगे बढ़ सकते हैं। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक है सेफ्टी, वो शुरू से आना पता चलना शुरू हो जाता है, लेकिन फेज 3 आने के बाद में उसकी एफिकेसी इन रियल लाइफ सेटिंग, जनता के पास जाके, हजारों लोगों के पास जाके उसकी एफिकेसी मिलती है, और तो फिर ये फैसला होता है। और ये फैसला
पब्लिक डोमेन में नहीं होना है, मीडिया में नहीं होना है, अखबारों में नहीं होना, दफ्तरों में नहीं होना है। ये फैसला एक बहुत सीरियस डिसीजन है जिसका कि रोबस्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो साइंटिफिक प्रोसेस है, रेगुलेटर का प्रोसेस है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का प्रोसेस है और हमारी बहुत साख है कि हम ये जो प्रोसेस लागू करते हैं तो हमारा भारत का प्रोसेस जो है उसकी इज्जत है, उसकी धाक है कि हम शॉर्टकट्स नहीं लेते, हमारे साइंटिफिक रिगर को हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और वो हमने धारणा में और बढ़ोतरी करनी है उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये फैसले वहां होने दीजिए, उम्मीद करना हमारा काम है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता तो जो और काम करने हैं हमने पेंडेमिक कंट्रोल करने के और पर्सनली जो करना है, आपने फिजिकल डिस्टेंस रखना है, मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं, बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करना है, पॉजिटिव केस है तो आइसोलेट होना है, किसी के आप कांटेक्ट हैं तो क्वारंटाइन होना है, आपने नहीं जनता में जाना है। ये जिम्मेवारियां हमें निभानी है और सरकार को भी ये जिम्मेवारी निभानी है कि तैयारी हो पूरी की पूरी कि केस आए तो उनकी देखभाल हो चुके, जिसकी की चर्चा भी आप कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में हर उस सवाल का जवाब दिया जो वैक्सीन को लेकर देश की 135 करोड़ जनता के मन में। डॉक्टर पॉल की बातें इसीलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि वैक्सीन को लेकर चल रही तैयारियों की हर समीक्षा बैठक जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल रहे हैं, डॉक्टर पॉल भी मौजूद रहे हैं। और अब वैक्सीन को लेकर एक और जरूरी सवाल यह है कि कैसे पहुंचेंगी ये वैक्सीन हमारे और आपके पास, तो इसका जवाब जानिए। हम इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उसका नाम है कोविन। कोविड को विन करना है, उस नाम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे कि व्यक्तियों को जब वैक्सीन लगेगा तो उनको सूचित किया जाएगा एसएमएस के द्वारा, नहीं तो वर्ड ऑफ माउथ से बताया जाएगा कि आपने किस दिन कहां पे टीका लगाने के लिए आना है। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी टेक्नोलॉजी के जरिए से बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि आप इस दिन यहाँ पे आइए, इस फैसिलिटी पे आइए, सब सेंटर पे आइए या पीएचसी में आइए, या फिर एक कम्युनिटी में बूथ लगा है इलेक्शन बूथ की तरह, आप उस दिन वहां आइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होके क्यू लगेगा और आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको टीका लगेगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर कहा जाएगा कि 4 हफ्ते बाद आपने फिर इस जगह पे आना है, क्योंकि लगता है कि जितने वैक्सीन हमें दिखाई दे रहे हैं वो 2 डोज लगेंगे लगभग 28 दिन या 1 महीने के अंतराल पे, तो ये भी इस तरह से बताया जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को सोचें कि माइक्रो लेवल पे इस चीज को संभव करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि 10,000 में से अगर हमने 2,000 लोगों को देना है, 20% को देना है या 10% लोगों को देना है शुरुआती दौर में या एक वेव में, तो फिर नंबर जो है वो फाइनाइट हो जाता है कि भाई एक ही जगह पे आएंगे तो एक दिन में 100 टीके लगेंगे, तो उनको बांट देंगे कि आप इतने टाइम के बीच में आइए, अगली इस तरह से आइए। और उसको सुनिश्चित करने के लिए हम एनसीसी के वॉलंटियर से मदद लेंगे, एनएसएस के वॉलंटियर से मदद लेंगे, हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठेंगे और एनजीओस के साथ जुड़ेंगे और इसके अलावा ऑफकोर्स स्टाफ भी होगा, वैक्सीनेटर्स भी होंगे और डेटा को जो हैंडल करेंगे वो भी होंगे। तो इसकी जो बॉटम अप थिंकिंग है वो रूपरेखा हमारे सामने है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। बाकी इसको जोड़ना और प्लानिंग करना वो भी उसके प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जो हैं वो बन गए हैं। लेकिन आप याद रहे कि ये डिटेल की बातें इसके बियॉन्ड तभी कर पाएंगे जब हमें मालूम होगा कि इतना वैक्सीन हमें अगले इतने महीनों तक उपलब्ध होगा। वो रेगुलेटर की प्रायर परमिशन और क्लियरेंस और लाइसेंसर के बेस के ऊपर है, तो उसको सामने रख के हमें डिफरेंट सिनेरियोस को सामने रखते व्यवस्था जो है वो की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके डिटेल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.